देखो हमने लास्ट क्लास में किया था केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस की हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले समझो केमिकल रिएक्शन क्या है। हमें अपने आसपास दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमें अपने आसपास दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे देखो इधर ही देखो, फिलहाल मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ। सरफेस कैसी थी, ऐसी थी मेरे पास में। मैंने उस पे लिखा ब्लू कलर से, आपको कुछ इंप्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर मैं इसको हटा सकती हूँ, है कि नहीं। मैं इसको हटा सकती हूँ, मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। मतलब मेरे लिखने के कारण जो इसमें बदलाव आ रहा था, उस बदलाव को मैं वापस से रीफ्रेम कर सकती हूँ। यस और नो। तो ऐसा जब कोई चेंज होता है जिसको कि आप वापस से पुराने वाले में बदल सकते हो, उसे कहते हैं हम फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना हम वापस से चेंज कर सकते हैं। मैंने पानी को बर्तन में डाल के मैंने फ्रीजर में रखा, आशीष कैमरा ऑन करो, मैंने फ्रीजर में रखा, वो बर्फ बन जाएगा। बर्फ को बाहर निकाला, वो पानी बन जाएगा, पर मैं वापस चेंज कर सकती हूँ, है कि नहीं। मैं उसको वापस चेंज कर सकती हूँ। पर एट द सेम मोमेंट कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको वापस नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने पानी में डाल दिया लेमन जूस, मैंने लिया वाटर और उसमें मैंने डाला लेमन जूस। क्या डाल दिया मैंने? लेमन जूस। भाई सिंपल सी प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ नहीं पता तो लेमन जूस के बारे में इतना पता है कि लेमन जूस खट्टा होता है और पानी टेस्टलेस होता है। तो टेस्टलेस है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, खट्टा है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कंबाइन किया तो एक खट्टा सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब वो जो खट्टा सॉल्यूशन है, क्या उसमें से मैं वापस से पानी को और लेमन जूस को अलग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो ये क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। ये क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। मतलब वो चेंज जो केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है, वो है केमिकल चेंज। एनी चेंज इन अ सब्सटेंस दैट ब्रॉट some new chemical properties in the substance, it is known as chemical change. आ रही है बात समझ में? Water tasteless neutral, lemon juice sour in taste acid, combined solution acidic, क्योंकि वो भी तो खट्टा है। कोई चीज खट्टी है तो क्या होती है? एसिडिक होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? भाई न्यूट्रल। इसकी क्या थी? एसिडिक। रिजल्टेंट की क्या आई? एसिडिक। तो अ चेंज दैट कैन रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। कोई ऐसा चेंज जो कि किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज ले आता है, वो है केमिकल चेंज। आ रही बात समझ में? वहीं पे जो चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लेके आता है, वो है फिजिकल चेंज। राइट? जैसे आप बालों पे कलर करते हो, मतलब आप लोग शायद नहीं करते होंगे, बट नॉर्मली जो करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, पर जो करते हैं कलर, तो क्या ऐसा होता है अगर मैंने पिंक कलर किया तो मेरे बालों की ग्रोथ भी पिंक की चालू हो जाएगी? नहीं होगी ना। वो क्या है? फिजिकल चेंज। पर उस ग्रोथ में मेरे में कोई चेंज नहीं आया, पर क्या होगा? कुछ केमिकल है जो मेरे बालों को अफेक्ट कर सकता है, मेरे स्काल्प को अफेक्ट कर सकता है, वो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। एक क्वेश्चन है पूछूं? अगर जैसे इंसान टकला होता है तो उसने बालों पे कलर लगा लिया, तो ग्रोथ होगी कलर नॉर्मल होगी? नॉर्मल होगी बेटा, नॉर्मल होगी। कलर स्काल्प पे गया है, आपके उस पे पिगमेंट पे नहीं गया, जो हेयर ग्रोथ हमारा केराटिन है उस पे नहीं गया। ट्राई कर बेटा 2 महीने की छुट्टियों में 2 महीने की छुट्टियों में प्रैक्टिकल हम भी यहाँ पे देखेंगे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे, खड़ा करेंगे पलक को। देखिए आज इनके बाल इतने हैं, अभी हम रेजर से इनके बाल जीरो कट दे रहे हैं, पूरा हटा देते हैं और अब इस पे लगा देते हैं इनका पसंदीदा कलर पिंक। अभी देखेंगे इनके बालों की ग्रोथ कैसी हो, कैसे कैसे सवाल लाती है चुन चुन के। अच्छी बात है, लाया कर। ओके, केमिकल चेंज समझ में आ गया। तो वो जो प्रोसेस है जिससे केमिकल चेंज को लाया जाता है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस। आ रही बात समझ में? सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई प्रोसेस है हमारे पास में जिससे कि आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है किसी सब्सटेंस के अंदर, राइट?
अब जब हमने बोला कि हमने केमिकल चेंज किया, तो जो हमने लिया था, जो सॉल्यूशन मिला लेमन जूस या लेमन डे मिलता है आपको, वो पहले वाले से अलग था हमारे पास में, है कि नहीं? मतलब मैंने कुछ लिया ए बी, मुझे मिल गया मान लो सी। ए और बी की प्रॉपर्टी सी से डिफरेंट होंगी, है कि नहीं? तो ये ए और बी कहलाते हैं रिएक्टेंट और सी कहलाते हैं हमारे पास में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या है? द सब्सटेंस वी गेट आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के बाद जो मिल रहा है वो है मेरे पास प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में जो लिया है मैंने वो क्या है? रिएक्ट। समझ में आ क्या है? रिएक्ट। याद रहेगी बात एकदम बढ़िया वाली, बहुत अच्छे। चलिए अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, या जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन हो गया है, जिसमें हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या की थी? वेरी गुड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन इज डिफरेंट थिंग, बायो में पढ़ेंगे उसका मतलब ही अलग हो जाता है। या आप सीधे बोलो रिलीज ऑफ गैस। आपको शब्द से कंफ्यूजन है तो सीधी सी बात बोलते हैं कि गैस रिलीज होती है जब हम कुछ रिएक्शंस कराते हैं। जब हम कुछ रिएक्शंस कराते हैं, लाइक आप अपने पेप्सी की बोतल को शेक करो, बिना शेक का पेप्सी बोतल क्या होते हैं? झाग बन जाते हैं बहुत ज्यादा, और खोलो तो बहुत सारी गैस निकल रही है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है हमारे पास में। तो रिलीज ऑफ गैसेस, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस, हम कुछ रिएक्शंस करते हैं जिसमें कि हमारे पास में हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको? इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्या? एक केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जैसे कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ले लेते हैं। आई कंबाइन सोडियम विद HCl एसिड। मैंने उस दिन भी रिएक्शन बताए थे आपको, रिएक्शन बनाने आने चाहिए भाई। पहले चैप्टर से शुरू होंगे, चौथे चैप्टर तक रिएक्शन बनाते रहने हमने। सोडियम की वैलेंसी 9th में क्या था? Na+, HCl, H+, Cl-। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, दूर दूर भागता है। तू मेरा है, मेरे से दूर भाग, मेरे जैसा मेरे पास मत आइयो। पॉजिटिव नेगेटिव साथ में जाएंगे तो NaCl प्लस H2। H2 गैस इवॉल्व हो गई हमारे पास। आगे बात समझ में? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिलीज ऑफ गैस, कि भाई रिएक्शन कराओगे तो गैस बाहर निकलेगी। गैस बाहर कौन कौन सी निकलती है आपके पास में? मेन जो आपके पास में है H2 और CO2। H2 और CO2। अब इस पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हाउ विल यू चेक दैट द गैस रिलीज्ड इज H2? कैसे चेक? वेरी गुड, जब आप इसके पास में एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट, when a burning candle is brought near the test tube, releasing H2 gas, it burns out with a pop sound. With a pop sound. जब आप उसके पास में मोमबत्ती लेके आएंगे तो वो पॉपर साउंड के साथ बर्न आउट होगा, जिससे पता चल जाएगा गैस कौन सी रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। समझ में आ गई बात? आपकी बुक में ही एक्टिविटीज में दिया हुआ है, एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, रीड करनी पड़ेंगी आपको प्रॉपर्ली। कोई एक्टिविटी नहीं समझ में आ रहा है पूछो मेरे से। ऐसे ही अगर CO2 गैस रिलीज हुई है, कैसे पता करेंगे? हाउ विल यू शो दैट द गैस रिलीज्ड इज CO2? नहीं बेटा, इसमें ऑक्सीजन है। तो फूंक मारती है तो वो गैस पूरी थोड़ी ना बुझती है। फूंक मारते हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, पर नहीं बुझता ना वो पूरा हमारे पास में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। आई टोल्ड यू व्हेन यू पास इट विद लाइम वाटर इट टर्न्स। लाइम वाटर इट्स ओ बदबू आती है। नहीं नहीं,
It turns milky क्योंकि पीपीटी फॉर्म करता है. When passed with lime water, it turns milky due to formation of PPT. फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बनाता है हमारे पास में. क्या बना रहा है? प्रेसिपिटेट बना रहा है, पीपीटी बना रहा है. पीपीटी बना रहा है इसलिए वो क्या हो जाता है? वो मिल्की हो जाता है हमारे पास में. क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है. अगर आपने उसमें पास किया, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, मैंने लाइम वाटर में से पास किया मैंने, अरे वाह मिल्की हो गया मेरा, और थोड़ा सा पास करूंगी ना तो एकदम क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब पीपीटी वापस से भाग जाएगी मेरे पास में. आ रही बात समझ में? तो अगर क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड विद किसमें से? लाइम वाटर, स्लेट लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट. आपने जब एक्सेस ऑफ पास किया तो क्या होगा? एक्सेस के साथ क्या होगा? इट विल टर्न इनटू अ क्लियर सॉल्यूशन. ठीक है क्या बेटा? व्हेन पास, क्योंकि पीपीटी डिसॉल्व हो जाती है उसमें, पीपीटी डिसॉल्व हो जाती है. फिर पीपीटी जो हमारे पास में बना ना सॉलिड सब्सटेंस, अब वो उसमें घुल जाता है फिर, इसलिए. हाँ, when passed in excess it gives a clear solution. रिएक्शन करा दूंगी अभी, उस दिन भी कराया था पर फिर से करा दूंगी. gives a clear solution. ठीक है, जब आपने CO2 को एक्सेस में पास किया तो आपको क्या मिलता है? एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है. क्या मिलता है? एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है. कुछ लिखना है? नहीं, बस पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई. क्या है पहली प्रॉपर्टी? रिलीज ऑफ गैस. क्या है पहली प्रॉपर्टी? रिलीज ऑफ गैस. ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास में चेंज ऑफ कलर. हाँ, चेंज ऑफ कलर. कि केमिकल रिएक्शन होता है आपके पास में तो कलर चेंज होता है. ये तो बहुत सिंपल है. जैसे सबसे सिंपल है आपके पास में, सबसे सिंपल है आपके पास में क्या? देखो, जंग जब लगता है हमारे पास में आयरन पे, जब, वेरी गुड, आयरन पे जब ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ में कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म कर लेता है? एक आयरन ऑक्साइड का लेयर अपने पे डिपॉजिट कर लेता है. वो जो आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिस कारण से हम देखते हैं सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया. लोहे का जो सिल्वरी ग्रे कलर होता है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है. सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐसे ही देखो, आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ किया हुआ है कि जब आप कॉपर सल्फेट CuSO4 में आप आयरन को मिक्स करते हैं, आयरन को डालते हैं. 8th क्लास में था ना, आपके बुक में था कि एक बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, आपने उसमें एक ब्लेड को डाला या आपने उसमें एक नेल को डाला तो वो ग्रीन कलर हो जाता है हमारे पास. वो आयरन सल्फेट बना रहा है. तो क्या हुआ? कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रल जो सॉल्यूशन था हमारे पास में, उसने हमें क्या कलर दे दिया? ग्रीन कलर दे दिया हमारे पास में. क्यों? एक केमिकल रिएक्शन हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. समझ में आई बात? तो ये भी क्या है हमारे पास में? इसी का एग्जांपल है. याद रहेगी पक्का वाली. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी. पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट. पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है. प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस. क्या है प्रेसिपिटेट? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस. कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो गया है आपके पास में, तो वो क्या है आपके पास में? प्रेसिपिटेट. जैसे आप लो, 2 चम्मच दही लो, सॉरी नहीं, 2 चम्मच दूध लो एक कटोरी में और उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल दो. अभी तो आज तो ठंडा मौसम है, थोड़ी गर्मी वाले दिन करके देखना, थोड़ा सा नींबू डाल दो एंड आप उसको जो है वो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए. वापस देखोगे क्या होगा?
नीचे जो है वो दही का जो कोलाइडल पार्टिकल है वो बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा आपके पास। दही बोलो, दूध बोलो। दूध का जो कोलाइडल पार्टिकल है वो रह जाएगा और पानी ऊपर तैरेगा आपके पास में। तो वो जो सॉलिड पार्टिकल नीचे रह गया है वो क्या आपके पास में? प्रेसिपिटेट। वो क्या आपके पास में? प्रेसिपिटेट। समझ में आ रही है बात? वो क्या है? प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, इसमें था आपका वो पंजेंट स्मेल वाला, मैंने आपको बोला था नहीं, हाँ, मैंने आपको एग्जाम 3 और NaCl का बहुत ही ज्यादा कॉमन है जिसपे क्वेश्चन आते हैं। AgNO3 और NaCl। Ag क्या होता है हमारे पास में? Ag is 2 plus, NO3 is 2 minus, it gives Na plus Cl minus। प्लस माइनस के साथ जाएगा, माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो Ag2 plus goes with this AgCl plus Na, Na2NO3 होगा ना, वैलेंसी क्रॉस हो जाएगी ना, हाँ AgCl2 हो जाएगा हमारे पास में और Na2NO3 मिल जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो AgNO3 जो आपके पास में होता है ये कलरलेस है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम भी कलरलेस है, सिल्वर नाइट्रेट आपके पास में। पर आपको क्या मिल रहा है? आपको सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है। Ag इज आई थिंक प्लस ही होता है क्योंकि Cl2 नहीं होता है, AgCl होता है। हाँ Ag प्लस ही होता है, सॉरी Ag2 प्लस नहीं होगा, Ag प्लस ही होगा। तो यहाँ पे भी NaNO3 मिलेगा आपको। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये है आपका पीपीटी, ये है आपका पीपीटी। एक सिल्वर कलर का ग्रेइश हमें ना सब्सटेंस मिलता है, ये एक्टिविटी कराते हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं आपको 11th में। तो आपको जो है वो एक ग्रेइश कलर का चमकता हुआ जो है वो आपको सब्सटेंस मिलेगा जो आप फिल्टर पेपर पे ऑब्टेन करके आप देखोगे उसमें कि फिल्टर पेपर पे आपको एक सिल्वरी शाइन सब्सटेंस मिल जाए, वो हमारी पीपीटी होती है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी चेंज। क्या आता है आपके पास में? एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज देखो, जब रिएक्शन, बेटा अभी मत देखो, पहले समझ लो, अभी समझो, पहले समझने में ध्यान दो। जब भी कभी आपके पास में रिएक्शन होता है तो हम क्या देखते हैं? हमें चेंज इन एनर्जी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चेंज इन एनर्जी। देखो कई बार देखा होगा जब टेस्ट ट्यूब के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो देयर इज टेस्ट ट्यूब होल्डर, हम टेस्ट ट्यूब होल्डर को पकड़ते हैं, क्यों? टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्यों? हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। ऐसे ही देखो, आपने जब बर्फ को बाहर रखा तो बर्फ ने क्या किया? एटमॉस्फेयर से हीट को गेन किया, एटमॉस्फेयर से हीट को गेन किया जिससे कि वो पानी में बदल गया हमारे पास। तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में क्या होता है? हमें चेंज इन एनर्जी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चेंज इन एनर्जी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हैं, सभी केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा? आइदर देयर इज गेन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। all chemical reactions are accompanied by absorption of energy or release of energy। सभी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है हमारे पास में? या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है, आपको बताया बर्फ क्या कर रही है? बाहर से हीट ले रही है, हीट भी तो एक एनर्जी आपके पास में, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी हो रहा है। मोस्टली हमारे पास में वो कौन सी होती है? हीट के बेसिस पे होती है। कौन सी होती है? बेसिस पे होती है। तो एनर्जी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या हीट का गेन होना
और एक हो गया आपके पास में हीट का लूज होना, भाई हीट जो है वो लॉस होना हमारे पास में हो रही है, या फिर हीट आपके पास में रिलीज हो रही है, लॉस हो रही है आपके पास में। जहां पे हीट गेन हो रही है, आजा आजा अंदर आने दे रहे हैं रिएक्शन, उसको उसे कहते हैं कैक्शन। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडो मतलब एंटर, थर्मो मतलब होता है हीट, तो हीट एंटर, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंटर, हीट क्या कर रही है रिएक्शन में हमारे पास में एंटर कर रही है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट गेन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? हीट गेन हो रहा है आपके पास में, तो वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पे हीट लॉस हो रहा है वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मो मतलब हीट, थर्मो मतलब हीट, कि हीट का आपके पास में एक्सिस रिलीज हो रही है आपके पास में। जैसे देखो कार्बन को अगर मैंने सल्फर के साथ कंबाइन करना है, कार्बन को अगर हमें किसी के भी साथ कंबाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। कार्बन क्या है आपके पास? फॉसिल फ्यूल है आपके पास में। किसी के भी साथ कंबाइन कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हम इसको हीट करते हैं और हमें मिल जाता है CH2, मतलब आप कर लेंगे ये तो हो गया C+2S। ये जो ट्रायंगल है ये हीट को डिनोट करता है। इसको हमने हीट किया तो हमें मिला CH2। हीट कर एब्जॉर्ब कर ली। वहीं पे कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे देखो कभी आपने देखा हो जब चूने के लिए पानी तैयार करते हैं, तो अब तो पेंट वाला आता है, पहले क्या होता था देखा होगा कि जब चूने के लिए पानी तैयार करते हैं तो वो चूने का पत्थर होता था एक, उसको पानी में जैसे ही डालते हैं तो वो एकदम आवाज निकलती है उसमें से, और साथ ही अगर छू के देखो तो वो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है कि नहीं? क्यों? हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है हमारे पास में। तो सेम चीज है हमारे पास में कि जब आपने जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, आप ऑक्साइड प्लस वाटर H2O gives what? OH हो। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं O2। हाँ जी, O2 माइनस Ca2 प्लस, ये होता है आपके पास में क्या? H प्लस OH माइनस। तो भाई Ca पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के साथ। मैं बार बार जो है उसको याद करके आ जाओ, अपनी कॉपी में सबसे पहले पन्ने पे उतार लो, है ना? पहले तो ये क्या हो जाएगा? Ca क्या बन गया? CaOH होल ट्वाइस, साथ में हीट। ये OH वाले हीट जिस कारण से वो आपका गर्म हो जाता है, हमें मिल गए हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात? अब बोलो आप क्या बोल रहे थे बेटा? वो तो सल्फर बैलेंसिंग कराऊंगी, वो अभी बैलेंसिंग कराऊंगी, टेंशन ना ले। अभी तो सिर्फ ये समझ के रिएक्शन ये कैसे टूट के ये बन रहे हैं इसको समझ ले। अभी बैलेंसिंग कराऊंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारा एक साथ कराऊंगी ना तो तेरे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। इसमें देखो कोई डाउट है तो देख लीजिए, फटाफट 2 मिनट दे रही हूँ आपको, कोई डाउट है तो पूछो। है कोई डाउट? ऑक्साइड का ऑक्साइड और वो H2O का H का वो H2O वाटर फॉर्म करके अलग हो जाएगा, वो पानी सॉल्यूशन बनता है ना, वो घुल जाता है तो वो पानी फॉर्म करके अलग होता है। हो गया? 4 प्रॉपर्टी हो गई ना, 5वीं प्रॉपर्टी बहुत आसान है,
चेंज इन स्टेट, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब हमारे पास में चेंज इन होता है। क्या होता है हमारे पास में? चेंज इन स्टेट होता है। बहुत आसान है, सबसे आसानी से समझो। H2 plus O2 gives H2O। H2 है जी गैसियस, O2 गैसियस, क्या मिला? लिक्विड। क्या मिला? लिक्विड। कोई भयंकर एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान एग्जांपल है आपके पास में कि चेंज इन स्टेट को कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। समझ में आई? अभी मत सोचो प्रॉपर्टी तो सिर्फ ऐसे ही है, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल। तो साथ में एक एक इक्वेशन या दो दो, हर एक की प्रॉपर्टी के साथ दो इक्वेशन तो याद रखो ही रखो। हाँ हाँ, वो तो हाइड्रोक्साइड का होता है ना, OH माइनस। हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोनियम आयन का होता है। तो ये हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब वो बन गया ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है। मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, आप इससे बताओ। क्या बेटा? ये H2O को जैसे आपने वैलेंसी में किया ना, वो उसके बाद वो फॉर्म को बताओ। H2O बन गया H प्लस OH माइनस। OH माइनस क्यों? हाइड्रोनियम आयन, वाटर डिसोशिएट होता है आपके पास में H प्लस और OH माइनस में। ठीक है। ये आपके पास प्रोटियम आयन होता है, ये आपके पास हाइड्रोनियम आयन होता है, इसमें डिसोशिएट होता है। अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंबाइन होगा इसके साथ में, तो Ca की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज होगी तो Ca और OH। अब क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, मतलब एक से ज्यादा है, तो ब्रैकेट लगेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? प्रॉपर्टी क्लियर होगी माइंड में एकदम? सपाट वाली क्लियर नहीं, यहाँ समझने वाली क्लियर होनी चाहिए। हो गई? चलिए अब आते हैं हम खेल पे। अब आएगा यहाँ पे मैथ्स। केमिकल रिएक्शन हो गया, अब हम करते हैं केमिकल इक्वेशन। पहले कराऊंगी आपको सिंपल केमिकल इक्वेशन, मतलब अब अगर हम पूरा हफ्ते भी केमिकल इक्वेशन लेंगे ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेऊंगी क्योंकि स्कूल वाले नहीं कराएंगे इतना। क्यों? सिलेबस कराना है, बनाना है, व्हाटएवर। चलिए आ जाइए, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन इक्वालिटी आएगी भाई, मैथ्स में पढ़ा है आपने। इक्वेशन कहाँ है? जहां इक्वालिटी है हमारे पास में। इक्वालिटी किसमें होगी? समझो, केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, symbolic representation of a chemical reaction। क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हमारे पास में कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस थे, केमिकल सब्सटेंसेस ने, चाहे एसिड है, बेस है, मेटल है, नॉन मेटल है, कंबाइन किया तो उनका कॉम्बिनेशन होके जो हमें मिल रहा है, जब हम उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंबल्स, हाइड्रोजन का सिंबल H, कार्बन का सिंबल C, सल्फर का सिंबल S, सोडियम Na, एग्जैक्टली। तो जब आप इनको सिंबॉलिकली, मतलब इन सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे कहेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई बात? अब ये दो लॉज को फॉलो करता है, एक जो हमने करे ना 9th में, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। Mass can neither be created, can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। अब इसको समझो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है, जस्टिफाई करना इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास भाई रिएक्टेंट होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट।
होता क्या है, हमने कोई रिएक्टेंट लिए, सिंगल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, हमने रिएक्टेंट लिए, उससे हमने प्रोडक्ट को बनाया। कह रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब जब तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो तो मास ना ही क्रिएट होगा और नहीं बनेगा। अगर तुमने यहाँ पे लिया 10 ग्राम रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 10 ग्राम ही मिलेगा तुम्हें। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं हो सकता 10 से 11 मिल जाए या 10 से 9 मिल जाए। It can neither be created nor destroyed. It can neither be created nor destroyed. समझ में आई बात? Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. इसका मतलब क्या रहेगी? इक्वालिटी रहेगी। क्या रहेगी? इक्वालिटी रहेगी। क्या रहेगी? इक्वालिटी। इसीलिए कहा क्या? इक्वालिटी केमिकल इक्वेशन, that is mass of reactant is equals to mass of product. आ रही बात समझ में? दूसरा क्या था हमारे पास में? एलिमेंट्स या मैटर ऑलवेज कंबाइन into fixed proportion. भाई इनका अपना फिक्स्ड रेशियो है, वाटर H2 ही रहेगा, वाटर कभी भी HO2 नहीं बन जाएगा, तो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहते हैं। समझ में आ रही है बात? सबसे सिंपल सा ले लेते हैं। देखो हमने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मैं केमिकल प्रोसेस ले, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। भाई फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है आपके पास में, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन to give water. ये हो गया केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। भाई इक्वेशन क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना। कैसे? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना। तो भाई हम पहले देखेंगे हमारे पास में क्या रिएक्टेंट थे और हमें क्या मिला। तो भाई रिएक्टेंट आपके पास में क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसने क्या दिया? वाटर। क्या दिया? वाटर। अब क्या करना है? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। भाई हाइड्रोजन डायटोमिक है, क्या मिलता है? H2 प्लस O2 गिव्स वाटर का फॉर्मूला H2O। पहला स्टेप हो गया, ठीक है? पहला स्टेप मैं अब सिखा रही हूँ आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है? मैं बैलेंसिंग सिखा रही साथ में, ये बना ली इक्वेशन, पहले करेंगे बैलेंसिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपके पास में कि जो आपके पास रिएक्शन में हमारे पास में सब्सटेंस है उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया हमने। क्या करा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। अब सेकंड स्टेप में करेंगे हम बैलेंसिंग। क्या करेंगे? बैलेंसिंग का क्या करना है, मतलब कि हमें रिएक्टेंट का मास चाहिए इक्वल प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के। अब यहाँ से समझो ध्यान से, इजी इक्वेशन से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे कि आपको H2O की इक्वेशन देनी कभी भी नहीं आने वाला आपके पास में। तो देखो सबसे पहले दिखेंगे रिएक्टेंट क्या है, फिर देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट क्या। और अभी स्टेप वाइज करना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। स्टेप वाइज करोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर क्या होगा तुम ओरली भी कर सकते हो, पर अभी समझ के नहीं करोगे तो आगे ओरली करने में दिक्कत आएगी। और अभी क्या है, छोटी क्लास है, 12th में ओरली करने का टाइम है, 12th में इतना सब कुछ लिखने का टाइम भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से समझो। रिएक्टेंट क्या क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रिएक्टेंट क्या क्या था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट में भी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक ही मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं ना वो सारे लिख देने हैं। अब देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? दो। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में? दो। प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन कितना है? दो। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है? एक। ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। बैलेंसिंग प्लस माइनस से नहीं होती कि मैंने कहा भाई बैलेंस कर दो, तो तुमने कहा कि भाई ये काम करो, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन को जोड़ दो। प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। क्या करते हैं, जो ये नंबर आए ना इनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस करते हैं। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन तो मेरे पास बैलेंस है, इसको तो मैं छूती नहीं हूँ। किसको देखते हैं?
हम ऑक्सीजन को देखते हैं। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 1 आए, ये तो आना नहीं, 1 पे आ जाओ। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 आए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस साइड मल्टीप्लाई किया, जिस साइड में कम था। कहाँ कम था, प्रोडक्ट में कम था। कहाँ कम था, प्रोडक्ट में कम था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब वापस से इक्वेशन लिखनी है, H2 plus O2 gives H2O। अब यहां समझ लो यहां गलतियां क्या करते हो, पहले समझ लीजिए ना गलती क्या करते हो। अब जब हमने देखा यहां तक बच्चों ने समझ लिया कि भाई O को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करते हैं, अकल को ज्यादा लगा देते हैं, या तो कर देंगे यहाँ पे 2 कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, या क्या करेंगे यूं लिख देंगे H2O कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं बता दूं ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है। किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन जिस मॉलिक्यूल में उस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर। आई बात समझ में, ऑक्सीजन जिस मॉलिक्यूल में है उस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऑक्सीजन मान लो ऑक्सीजन किसकी तरह अकेला होता, यहाँ होता, ऐसे होता, तब तो हम सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। आ रही बात समझ में, पर क्योंकि यहाँ पे अकेला नहीं है तो जिसमें है उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। समझ में आ गई बात, जिसमें है उससे पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब क्या मिल गया आपको, अब फिर से बनाएंगे, हो क्या था, अब फिर से बनाएंगे और फिर से देखेंगे कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितने हैं आपके पास में। ध्यान से समझना, नहीं आएगा मैं दोबारा तिबारा जितनी बार बोलोगे समझा दूंगी, बस ध्यान से समझो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, भाई कितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, 2। कितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, 2। कितने प्रोडक्ट में है हाइड्रोजन, 3 4, 2 2 4। कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, 2। इसके नीचे सब्स्टिट्यूट क्या है 1, तो 2 1 2। अब भाई देखो अब क्या गड़बड़ आ गई, अब ऑक्सीजन भाई साहब तो बैलेंस हो गए, पर क्या इम्बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई, किस साइड, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। तो मतलब इस तरफ मैंने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। टू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन लिखेंगे, लिखते हैं भाई H2 plus O2 gives H2O। क्या था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, 2H2। ये इक्वेशन थी हमारी। अब हमने क्या किया है, अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो किसको किया है, हाइड्रोजन को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। अब फिर से काउंट करो, फिर बनाओ भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फिर बनाया भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 4। हाइड्रोजन कितना है, 4। ऑक्सीजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, हो गया बैलेंस। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, 2H2 plus O2 gives 2H2O। सेकेंड स्टेप हो गया बैलेंसिंग का। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, इनकी स्टेट लिख दो। हाइड्रोजन क्या होता है, गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, वाटर, ठीक है, नीचे नाम लिख दो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। समझ में आ गई बात, पक्का वाली, देख लो एक बार इत्मीनान से देख लो। मैं बहुत स्लो डाउन से चलूंगी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत स्लो डाउन से चलूंगी, बस क्या है समझते हुए चलना है। नहीं समझ में आ रहा है वहां पे दोबारा कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे। हो गया, एक और करें, वी हैव टाइम ना, बस थोड़ा सा है कर लेते हैं। मैंने कहा कि इक्वेशन लिखनी है, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन
to give magnesium oxide. मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है मेरे पास में ऑक्सीजन के ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है मुझे? मैग्नीशियम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही लिखेंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। अब लिखेंगे सिंबॉलिक इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं उसे, सिंबॉलिक या फिर स्केलेटल, कंकाल, स्केलेटल। मैग्नीशियम क्या है? Mg2+, सिंबल है Mg, ऑक्सीजन O2, डायटोमिक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, तुम्हें वैलेंसी याद थी, बहुत अच्छी बात है। Mg की 2, ऑक्सीजन की भी 2, दोनों ने क्रॉस किया, क्या बनाया? MgO। हो गया पहला स्टेप। क्या लिखना था पहले स्टेप में? पहले स्टेप में आपको लिखनी थी भाई इक्वेशन हमारे पास में क्या। पहला स्टेप कर दिया, इक्वेशन लिख दिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे बैलेंसिंग। अब करेंगे हम बैलेंसिंग। तो सेकंड स्टेप करते हैं बैलेंसिंग। पहले बना लेते हैं भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ढांचा। रिएक्टेंट कितना है? रिएक्टेंट क्या क्या बताओ, बोलते जाओ बेटा, बोलोगे तभी समझ में आएगा। Mg1, Mg1 इधर, Mg1, वेरी गुड, इधर O2, O2 इधर O1, O1। क्या करेंगे पहला स्टेप? multiply किसको? product को, पूरे प्रोडक्ट को, oxygen में, ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई? 2, 2 से। ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो अब रिएक्शन क्या बन जाएगा? Mg plus O2 gives 2 MgO। पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 MgO। नेक्स्ट फिर से बनाएंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बोलो, हम आपके हुक्म पे करेंगे काम, आप बोलिए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट Mg कितना? 1, इधर Mg2 हो गया ना, 2 1 जा 2, 2 हो गया। O कितना? O2, इधर कितना हो गया? O2। क्या बैलेंस होगी? नहीं, क्या करेंगे? Mg को किस साइड? रिएक्टेंट साइड पे Mg को 2 से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? 2 Mg plus O2 gives 2 MgO 2 MgO। फिर क्या करना होता है? फिर से बनाएंगे? नहीं, बना देते कोई नहीं, अभी तुम लोग सीख रहे हो ना, सीखने के लिए बना लो। बताइए Mg कितने? 2, प्रोडक्ट में 2, ऑक्सीजन कितने? 2, प्रोडक्ट में 2, बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन फाइनल लिख दो, 2 Mg plus O2 gives क्या? 2 MgO। अब क्या होता है? फॉर्म लिखेंगे। हाँ, कौन सी फॉर्म में? देखो अब नहीं पता तुम्हें फॉर्म कौन सी है। मान लो जैसे मेटल्स है, मेटल्स तो सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सीधी सी बात है। मेटल सॉलिड में, नॉन मेटल हमारे गैसियस में होते हैं। तो ऑक्सीजन का तो पता है सॉलिड है, मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है लिक्विड है? सॉलिड है। अरे यार मैंने गैस सॉलिड है। अब इसका नहीं पता, इसको छोड़ दो, ठीक है। जिसका नहीं पता उसको छोड़ दो, अगर श्योरिटी है तभी लिखो, एक का लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रही है बात? वैसे तो तुम बुक में करोगे तो तुम ध्यान दो कि अच्छा ये सॉलिड में आता है, ये लिक्विड में आता है, पर बाई चांस एग्जाम में बता दूं, गलत मत लिखो। गलत लिखोगे वो हाईलाइट हो जाता है, गलत लिखोगे वो हाईलाइट हो जाता है। तो नहीं आता है तो छोड़ दो। समझ में आ रही है बात? और इसका नीचे नाम लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक मैं दूंगी, आप करके बताएंगे मुझे। बोर्ड पे कौन करेगा? नहीं आप करेंगे, कल आप बोल रही थी ना मैं पहले कॉफी में तो कर लूं। तो मैंने कॉफी
मैं? यार अच्छा नहीं दीदी ये बोल रही मैं पीछे चलो बैठ जाओ। दो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद ही बनाएंगे सब कुछ। ठीक है। सोडियम combines with chlorine to form sodium chloride. Sodium combines with chlorine to form sodium chloride. चलिए बना के बताइए। बेटा देखो अभी मैं फाइनल इक्वेशन लिख रही हूँ, तुम लोग बस बना लेना। ये है सॉलिड, गैसियस और सॉलिड। इसको आप होमवर्क में करके आएंगे, अगर आपका नहीं होता है तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछेगा।